Today we discuss the different degree of elasticity graphically. ठीक है, हमने आपको जो प्रीवियस वीडियो था उस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी को एस्टिमेट करने के परसेंटेज मेथड को एक्सप्लेन किया था. I hope so you have solved all the numerical which is given in your exercise in your book. If there is any doubt, please ask me. So today we discuss the different degree of elasticity graphically. Yes. Number one, zero elastic, which is also defined as perfectly inelastic. Which is also defined as perfectly inelastic. So what it means? It means zero change in price. Sorry. Any change in price and zero change in demand. कि प्राइस में चाहे कितना भी चेंजेज आए, चाहे प्राइस राइज हो चाहे प्राइस फॉल हो, डिमांड में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा. तो ऐसे केस को बोलते हैं जीरो इलास्टिक डिमांड. जैसे ये हमें ग्राफ इसका ड्रॉ करना है. वर्टिकल लाइन पर हमने लिया है प्राइस, हॉरिजॉन्टल पर लिया हमने डिमांड. इसका जो ग्राफ बनेगा वो वर्टिकल शेप का ग्राफ बनेगा डिमांड का. ये जो वर्टिकल शेप का डिमांड कर्व है ये हमें प्रेजेंट कर रहा है कि चाहे प्राइस P1 हो, चाहे प्राइस P2 हो, चाहे प्राइस P3 हो. प्राइस अप हुआ, प्राइस डाउन हुआ, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड था उस क्वांटिटी डिमांडेड में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया. हम ए से बी, ए से सी कहीं भी मूव करते हैं तो इस केस में क्या हो रहा है कि प्राइस तो हमारी चेंज हो रही है लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है. तो इस केस को हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये हमारा पहला केस हुआ. नाउ सेकंड, लेस इलास्टिक. और लेस देन वन. लेस इलास्टिक और लेस देन वन. तो लेस इलास्टिक कब कहेंगे और लेस देन वन कब कहेंगे? When percentage change in price is greater compared to percentage change in demand. जैसे किसी गुड्स की प्राइस में 10% इंक्रीमेंट हुआ, एज ए रिजल्ट उस गुड्स की डिमांड में 7% का फॉल हुआ. तो ऐसे केस को हम बोलेंगे लेस इलास्टिक, क्योंकि प्राइस में चेंज ज्यादा है, डिमांड में चेंज कम हुआ. इसका मतलब प्राइस के चेंज होने का डिमांड पर ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ. सो हियर ग्रेटर चेंज इन प्राइस बट इट्स इफेक्ट ऑन डिमांड इज वेरी लेस. सो व्हेन द डिमांड गेट लेस इफेक्टेड फ्रॉम द चेंज इन प्राइस, दैट इज नोन एज लेस इलास्टिक डिमांड और लेस देन वन elastic demand. Now we draw a graph. Again vertical price, horizontal demand. Draw a steep demand curve. This is a demand curve. Now get any price, initial price P1 and the quantity demanded is Q1. कि प्राइस P1 है, डिमांड Q1 है. अभी देखिए प्राइस
P2 हो गया, फॉल हो गया, और डिमांड राइज हो गया, Q2 हो गया। तो यहां पर हम देख सकते हैं, इजीली चेक कर सकते हैं कि जो प्राइस का जो चेंज है वो ज्यादा है और डिमांड का चेंज कम है। तो हमने Y पर हमने क्या लिया है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और X पर क्या लिया हमने, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो यहां प्राइस का चेंज वॉल्यूम परसेंटेज ज्यादा है और डिमांड का परसेंटेज चेंज वॉल्यूम कम है, तो इसको हम बोलेंगे लेस इलास्टिक डिमांड। आइए हम चौथे केस पे चलते हैं। फोर्थ केस हमारा है केस नंबर 3, यूनिटरी इलास्टिक। Unitary elastic demand. What is meant by unitary elastic demand? When percentage change in price is equal to the percentage change in demand. कि जितना चेंज प्राइस में आया है उतना ही चेंज डिमांड में आए तो उसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहेंगे। जैसे किसी गुड्स का प्राइस 10% राइज हुआ, एज ए रिजल्ट उस गुड्स का डिमांड 10% फॉल हो गया। तो इस मेजरमेंट को, इस केस को हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक और इक्वल टू 1। ग्राफिकल ट्रीटमेंट इसका, वर्टिकल प्राइस, हॉरिजॉन्टल डिमांड। वर्टिकल हमारा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और हॉरिजॉन्टल लिया हमने परसेंटेज चेंज इन डिमांड। This is our demand curve D1. P1 is our initial price. Q1 is our initial quantity demanded. Q2. तो यहां पर हम देखेंगे कि जितना फॉल प्राइस का हुआ है उतना ही राइज प्राइस डिमांड का हुआ है। तो ऐसे केस को हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, कि प्राइस जितना परसेंटेज से फॉल हुआ डिमांड उतना ही परसेंटेज से, सेम परसेंटेज से राइज अप हुआ है। तो ऐसे केस को हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ये मैंने आपको 3 केस बताए, जीरो इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, अभी हम 2 केस और इसके हम डिस्कस करेंगे। यहां पर मोर इलास्टिक डिमांड का मीनिंग होगा कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस जब लेस हो परसेंटेज चेंज इन डिमांड से। इसका मतलब प्राइस में चेंज कम आए, डिमांड में चेंज ज्यादा आए, तो इसको मोर इलास्टिक कहेंगे। जैसे किसी गुड्स की प्राइस 5% फॉल हुई और एज ए रिजल्ट उसका डिमांड जो है वो 10% राइज हो गया, यानी प्राइस के चेंज होने का डिमांड पर बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। प्राइस के चेंज से कस्टमर ज्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो ऐसे केस को बोलेंगे मोर इलास्टिक डिमांड। जैसे कहीं सेल लगी और कस्टमर दौड़ के चल पड़े, तो ऐसे केस को बोलेंगे मोर इलास्टिक डिमांड। तो उसका हम ग्राफिकल ट्रीटमेंट हम लेंगे। प्राइस वर्टिकल लाइन OX। ध्यान रहे ये प्राइस जो है वो परसेंटेज वॉल्यूम है और यहां डिमांड भी जो हमारा कैसा है, परसेंटेज वॉल्यूम है। ठीक है, दिस इज अवर डिमांड कर्व। गेट इनिशियल प्राइस P1 and this initial price, the demand is Q1. Now when the price fall,
from P1 to P2 by this volume. As a result, demand rise from Q1 to Q2 by this volume. You can easily find here the percentage change in price volume is less compared to the percentage change in the demand volume. So demand volume is greater compared to the price volume. That's why this is more elastic demand. So the demand is more elastic, or you can say greater than 1. Is it clear? This is the fourth case. Now last, fifth case. Perfectly elastic. Perfectly elastic डिमांड. ठीक है. परफेक्टली इलास्टिक कब कहेंगे? When no change in price but any change in demand. कि प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन डिमांड में अनडिसाइडेड अनडिफाइंड चेंज होते हैं, तो ऐसे केस को हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक. कि बहुत ही ज्यादा इलास्टिक है, बिना किसी इफेक्ट के, बिना बगैर किसी एलिमेंट के अगर डिमांड चेंज हो रहा है तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा. उसका ग्राफिकल ट्रीटमेंट, वाई पर हमने वर्टिकल लाइन जो हमारा वो परसेंटेज प्राइस लिया है, एक्स पर लिया हमने परसेंटेज डिमांड, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो हॉरिजॉन्टल शेप का बनेगा. ये हॉरिजॉन्टल शेप का डिमांड कर्व हमें बता रहा है कि देखिए प्राइस तो P1 ही है, लेकिन इसी P1 प्राइस पर कस्टमर कभी Q1 क्वांटिटी डिमांड कर रहे, कभी Q2 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, और कभी Q3 क्वांटिटी की डिमांड कर रहे. तो इस तरीके से प्राइस के चेंज हुए बगैर कंज्यूमर की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज हो रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, तो ऐसे केस को हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. और इन मैथमेटिकल टर्म यू कैन से द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट. इज इट क्लियर? सो दीज आर द 5 ग्राफिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कई बार स्टूडेंट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, describe the shape of demand curve on which at whole the elastic demand remains same. यानी ऐसे कौन से डिमांड कर्व है जिन पूरे डिमांड कर्व के ऊपर इलास्टिसिटी चेंज नहीं होती, इलास्टिसिटी सेम रहती है. According to the percentage method, there are 2 graphs. The one is zero elastic and the second is perfectly elastic. अगर वर्टिकल शेप का ग्राफ है तो इसके हर एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी सेम रहेगा, कोई इलास्टिसिटी चेंज नहीं होगा. यहां भी जीरो इलास्टिक है, यहां भी जीरो इलास्टिक है, यहां भी जीरो इलास्टिक है. और इसी तरीके से अगर हॉरिजॉन्टल शेप का डिमांड कर्व होगा तो उस पर भी हर एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी सेम रहेगा, किसी प्रकार से इलास्टिसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. हर एक पॉइंट पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रहेगी. इसके अलावा जो बाकी जो 3 हमने ग्राफ और बनाए हैं, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटी इलास्टिक, follow the graphical shape tell you about the elasticity of demand which I described here. But if you want to estimate the elasticity on the different point of the demand curve, you will get different. इसका मतलब आप यहां पर इलास्टिसिटी निकालेंगे तो वो अलग आएगी, यहां पर निकालेंगे तो वो अलग इलास्टिसिटी होगी, और यहां पर निकालेंगे तो वो अलग इलास्टिसिटी होगी. लेकिन वो मेथड, जिस मेथड से हम इलास्टिसिटी मेजर करेंगे पॉइंट्स के ऊपर, वो मेथड आपके सिलेबस में अभी नहीं है, इसलिए मैं वो आपको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं. तो केवल आप इतना ही ध्यान रखें कि वर्टिकल शेप और हॉरिजॉन्टल शेप 2 ऐसी शेप हैं जिन पर इलास्टिसिटी होल ओवर द कर्व सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ये तो हमारा ग्राफिकल ट्रीटमेंट इस चैप्टर का.
उससे पहले हमने आपको परसेंटेज मेथड एक्सप्लेन किया था, उसके न्यूमेरिकल आपने सोल्व कर लिए होंगे। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे वो शेयर करें, डिस्कस करें, मैं आपको 100% उसका सॉल्यूशन दूंगा बहुत इजी वे से। आज हम इस लेसन के एक और इम्पोर्टेंट पार्ट पर चल रहे हैं, जो लास्ट पार्ट है इस लेसन का, उसके साथ ही हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। क्या पार्ट है? फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी गुड्स की डिमांड को इलास्टिक और इन इलास्टिक बनाते हैं, यानी कब वो परफेक्टली इलास्टिक होगी और कब वो परफेक्टली इन इलास्टिक होगी, कब वो मोर इलास्टिक होगी, कब वो लेस इलास्टिक होगी, कब वो यूनिटरी इलास्टिक होगी। ऐसे हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो देखिए, इस केस में सबसे पहले आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखिए इस टॉपिक को आपको कैसे समझना है। मैं बहुत सिंपल से आपको एक चीज समझा देता हूं और उस चीज के बेस पर आप हर एक पॉइंट का आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको यहां पर क्या समझना है कि प्राइस में चेंज हुआ, उसका कितना रिस्पॉन्स बायर ने दिया। जैसे हमने मार्केट में एक दुकान खोली, दुकान खोलकर हमने उस पर सेल लगा दिया, सेल टैटो 20% ऑफ। अब भैया 20% ऑफ हमने लगा दिया, लेकिन उसका रिस्पॉन्स जो बायर है उन्होंने कितना दिया। अगर बायर उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, यानी प्राइस में तो चेंज हुआ हमने 20%, लेकिन इस 20% फॉल की वजह से प्राइस में डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, बहुत ज्यादा कस्टमर हमारे पास खरीदने के लिए आ गए, तो उसको हम बोलेंगे ग्रेटर चेंज इन डिमांड। क्या बोलेंगे इसको? ग्रेटर चेंज इन डिमांड। इफ यू फाइंड ग्रेटर चेंज इन डिमांड, मैंने देखिए ध्यान रहे, राइज नहीं बोला मैंने, फॉल भी नहीं बोला, मैंने ग्रेटर चेंज बोला है। वो चेंज किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, अप और डाउन। तो जब भी डिमांड का चेंज ग्रेटर चेंज हो कंपेयर टू प्राइस, तो उसको बोलेंगे मोर इलास्टिक। और ठीक इसी तरीके से जब प्राइस की कंपैरिजन में डिमांड का चेंज बहुत कम हो, यानी प्राइस तो चेंज हुआ लेकिन डिमांड ने कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, बायर ने कोई ज्यादा उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, उस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, तो उस केस को हम बोलेंगे लेस इलास्टिक डिमांड। इज इट क्लियर? तो हम वो सारी चीजें इन दोनों बेस के ऊपर समझेंगे। ग्रेटर रिस्पॉन्स बाय बायर मोर इलास्टिक, लेस रिस्पॉन्स बाय बायर लेस इलास्टिक। चलो अब इन दोनों कैटेगरी को हम समझने की कोशिश करते हैं, कुछ टाइप ऑफ गुड्स के हिसाब से लेकर। सबसे पहले आएंगे, हम चलेंगे नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स, कि गुड्स की नेचर कैसी है। गुड्स एसेंशियल है, यानी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। गुड्स कंफर्टेबल है, आरामदायक है, यानी मिल गई बहुत अच्छी बात है, आराम मिलेगा, मजा आएगा। नहीं मिली तो कोई ऐसा खास हमें कोई लाइफ को परेशानी होने वाली नहीं है, यानी हमारी लाइफ स्पॉइल होने वाली नहीं। तो ऐसे गुड्स को बोलते हैं कंफर्टेबल। इसी तरीके से लग्जरियस गुड्स, जो हमें बहुत ही आनंदित करती है, ऐसी गुड्स को बोलते हैं लग्जरियस गुड्स। आइए अब हम समझते हैं एसेंशियल गुड्स, कि जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जैसे फूड ग्रेन जीवन के लिए जरूरी है। अब मुझे बताइए कि फूड ग्रेन की प्राइस अगर फॉल हो जाए तो क्या उसकी डिमांड में कोई बहुत ज्यादा चेंज होगा, या उसकी प्राइस राइज हो जाए तो क्या उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। जैसे मार्केट में गेहूं यानी व्हीट महंगा हो जाए, अभी मान लीजिए 20 रुपए केजी आ रहा है, अगर वो 22 रुपए केजी हो जाए तो क्या बायर उसको खरीदना कम कर देंगे व्हीट को? तो शायद जवाब होगा नहीं, बायर की डिमांड पर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट इसका होने वाला नहीं है। क्यों? बिकॉज दिस इज एन एसेंशियल गुड्स। तो जो एसेंशियल गुड्स होती है वहां बायर प्राइस के अकॉर्डिंग ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, इसलिए एसेंशियल गुड्स के केस में प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी? लेस देन 1 होगी, लेस इलास्टिक होगी। और एसेंशियल गुड्स को छोड़कर बाकी जो भी गुड्स होगी, चाहे वो कंफर्टेबल हो, लग्जरी गुड्स हो, वहां प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। इसलिए कभी आप देखते हैं दिवाली ऑफर, आप रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, एयर कंडीशनर खरीदते हैं या एलईडी स्क्रीन खरीदते हैं, तो उस पर ऑफर आता है कि बाय एलईडी गेट सेट टॉप बॉक्स फ्री।
तो आप टूट के पड़ते हैं कि चलो यार एलईडी खरीद लेते हैं, बड़ा अच्छा है, मौका अच्छा है, सेट टॉप बॉक्स उसके साथ फ्री मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो लग्जरियस प्रोडक्ट है, कंफर्टेबल प्रोडक्ट है। तो ऐसी गुड्स के ऊपर इलास्टिसिटी हाई होती है, लेकिन जो नेसेसरी गुड्स होती है वहां इलास्टिसिटी डाउन होती है। इसी प्रकार से हैबिट ऑफ कस्टमर, हाउ कंज्यूमर इज हैबिचुअल टू कंज्यूम ए गुड्स। कंज्यूमर कितना हैबिचुअल है गुड्स का, उसको कैसी हैबिट है। इफ कंज्यूमर इज हैबिचुअल टू कंज्यूम ए गुड्स द डिमांड इज लेस इलास्टिक। क्योंकि अगर मुझे आदत है किसी चीज को कंज्यूम करने की, तो चाहे वो महंगी हो सस्ती हो, उसकी डिमांड में ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अभी आप देखते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से मार्केट बंद थे, लेकिन जैसे ही वाइन को ओपन किया गया, शराब को खोला गया, आपने देखा बड़ी लंबी लाइनें लग गई, जबकि गवर्नमेंट ने 70% एक्स्ट्रा टैक्स उस पर लगा दिया, यानी प्राइस को 70% एक साथ जंप लगाकर इंक्रीज कर दिया, फिर भी कंज्यूमर उसकी डिमांड कर रहे थे। इसका मतलब प्राइस के चेंज होने का डिमांड पर कोई खास इफेक्ट नहीं हुआ, तो ऐसे केस को बोलेंगे लेस इलास्टिक। और अगर कंज्यूमर को हैबिट नहीं है, he find the good is normal और नॉर्मल नेचर, देन द डिमांड इज मोर इलास्टिक। क्योंकि प्राइस चेंज होगी तो उसका डिमांड पर भी इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड, सब्स्टिट्यूट। हाउ द सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में किसी गुड्स के सब्स्टिट्यूट कितने अवेलेबल होते हैं, यानी कितने अल्टरनेट अवेलेबल हैं। देखिए, इमेजिन करिए आप एक ऐसे मार्केट में गए हैं जहां पर केवल एक कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है, पेप्सी। आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, आप डिफरेंट शॉप पे जाते हैं, भैया मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कौन सी मिलेगी, भैया पेप्सी मिलेगी। आप किसी दूसरी दुकान पे जाते हैं, वहां भी पेप्सी मिलेगी, किसी तीसरी दुकान पे जाते हैं, वहां भी पेप्सी मिलेगी, यानी उसको कोई अल्टरनेट आपके पास नहीं मिला। नॉर्मली आप किसी और मार्केट में देखते हैं तो मान लीजिए पेप्सी आपको 30 रुपए की मिलती है, लेकिन यहां आपको 35 रुपए मिल रही है। बताइए आप क्या करेंगे, आपके पास तो कोई अल्टरनेट नहीं है ना, तो आपको उसी 35 रुपए में वो पेप्सी परचेज करनी पड़ेगी। अगर आपको पीना है मतलब पेप्सी ही पीना है, नहीं तो आपको दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा। तो ऐसे केस को हम क्या बोलेंगे, लेस इलास्टिक। इसका मतलब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है, तो नॉट अवेलेबल, तो हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। लेकिन अगर अवेलेबल है तो पेप्सी भी है, मिरिंडा भी है, थम्सअप भी है, कोक भी है, और दूसरी प्रकार की कई कोल्ड ड्रिंक मार्केट में अवेलेबल है। और ऐसे केस में यदि पेप्सी वाले ने प्राइस इंक्रीज कर दिया तो क्या करोगे, छड़ यार पेप्सी नहीं क्यों नहीं हमें को, हम तो थम्सअप ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, पेप्सी की डिमांड पे बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ जाएगा। लेकिन अल्टरनेट नहीं था तो उसका इफेक्ट नहीं हुआ। जैसे आप किसी सिनेमा हॉल की कैंटीन में जाते हैं, वहां आपके पास अल्टरनेट नहीं है, ऑप्शन नहीं है, आप सिनेमा हॉल से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए आप क्या देखते हैं कि सिनेमा हॉल वाला अक्सर क्या करता है कि जो कैंटीन होती है वहां रेट बाहर से थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो आपकी इस मजबूरी का फायदा उठाता है, क्योंकि अल्टरनेट अवेलेबल नहीं होता। उसको पता है कि डिमांड में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, इसलिए वो हाई प्राइस चार्ज कर देता है। तो जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, और लेकिन अल्टरनेट अवेलेबल होंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। पोस्टपोन, आप किसी गुड्स के कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पोस्टपोन का मतलब कुछ समय के लिए टाल देना। देखो, मैं आपको 2 तरह के केस देता हूं। मम्मा ने कहा आपको कि बेटा बाजार से ये सामान लेकर ही आना है, आज घर में गेस्ट आएंगे। पहला केस स्टडी, मम्मा ने कहा बेटा ये सामान बाजार से लेकर ही आना है कि घर में गेस्ट आएंगे। दूसरा केस, आपको उस सामान को कंज्यूम करने की इच्छा हो रही है। देखिए, दोनों ही केस में समझिए, अगर वो मार्केट में आप गए, वो एक्स प्रोडक्ट जो भी है मार्केट में रूटीन से ज्यादा उसका प्राइस मिलता है, तो दोनों ही केस में उसका इफेक्ट कैसा होगा। पहले केस में आइए, जब मम्मा ने कहा ये प्रोडक्ट लेके आना है, घर में गेस्ट आएंगे, मतलब वो महंगा मिलेगा तो भी लेके आएंगे। जैसे मान लो आम लेके आने आपको, और आम महंगे है बाजार में आज, तो भी आपको लेके आने, क्योंकि घर में गेस्ट आएंगे, आपको उसकी जरूरत है, आप उसके कंज्यूम को पोस्टपोन नहीं कर सकते। दूसरा केस, आपकी आम खाने की इच्छा हो रही है, आप मार्केट में गए,
आपने देखा कि यार आम बहुत महंगे हैं, छोड़ यार कल ले लेंगे, आज तो महंगा है, आपने क्या किया, पोस्टपोन कर दिया, नहीं आज नहीं कल देखेंगे। तो अगर आप किसी गुड्स के कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं, यस आई कैन पोस्टपोन, देन प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। आई कैन नॉट पोस्टपोन, प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1। तो अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो मोर इलास्टिक होगी, और पोस्टपोन नहीं कर सकते तो लेस इलास्टिक होगी। इसी तरीके से टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। टाइम पीरियड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड जिसमें अपने हैबिट को, अपने टेस्ट को, अपने इंटरेस्ट को, अपने लाइक डिसलाइक को हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, इसलिए डिमांड में भी कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1। और लॉन्ग पीरियड, बड़ा लंबा टाइम पीरियड, जिसमें हम अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हैं, अपने रूटीन नेचर को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइक डिसलाइक को चेंज कर सकते हैं, अपने फैशन चेंज हो सकते हैं, तो उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। तो देखिए मैंने आपको कुछ एक पॉइंट, जो अच्छे पॉइंट थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगर कोई 1-2 पॉइंट रह गया होगा तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ये जो लेसन है बड़ा छोटा सा लेसन था, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 नंबर का टॉपिक इसमें से 100% कंफर्म एग्जाम में आएगा, ये समझ लीजिए 100% कंफर्म। टॉपिक कितने हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। टॉपिक सिर्फ न्यूमेरिकल है, नंबर 1। नंबर 2 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ग्राफिकल ट्रीटमेंट है। नंबर 3 जो अभी हमने डिस्कस किया, फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 3 टॉपिक और 100% कम इन द एग्जामिनेशन। इज इट क्लियर? तो इस टॉपिक को, इस लेसन को तैयार कर लीजिएगा, और 100% आप 3 से 4 नंबर अपने सेव कर लीजिएगा। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम प्रेजेंट होंगे टुमारो, लेसन नंबर 4 इंडिफरेंस कर्व के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।